रसूल-ए-करीम A'udhu-billahi-minash-shaitanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Today we are going to discuss electron transport chain. क्रैब साइकिल के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहाँ होगी? ये माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन है वहाँ पर होगी। जैसे हमने पहले फोटोफॉस्फोराइलेशन में पढ़ा था कि वो जो हमारे पास क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट की मेम्ब्रेन के क्लोरोप्लास्ट के अंदर थाइलाकॉइड और फिर थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन के अंदर होता है। तो ये बाकायदा माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन के अंदर होगा। तो ये इनमें फ़र्क है। तो ये एक सिलसिला है, जैसे कि हमने पहले फोटोफॉस्फोराइलेशन में पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन का एक पाथवे होता है गुजरने का। तो ये भी एक पाथवे है। तो इस पाथवे का नाम जो है वो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इसके अंदर जो आपने एक बात समझनी है वो है प्रोस्थेटिक ग्रुप। प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या है? जब प्रोटीन के साथ कोई नॉन प्रोटीन पार्ट मजबूती से अटैच हो जाता है तो वो प्रोस्थेटिक ग्रुप कहलाता है। दीज प्रोस्थेटिक ग्रुप्स अल्टरनेट बिटवीन रिड्यूस्ड एंड ऑक्सीडाइज। ये जो प्रोस्थेटिक ग्रुप हैं ये रिड्यूस भी हो जाते हैं, ऑक्सीडाइज भी हो जाते हैं, यानी कि कभी इनके अंदर लॉस हो जाता है इलेक्ट्रॉन को, कभी एडिशन हो जाती है। तो ये इस तरीके से अपना तब्दील करते रहते हैं अपनी फॉर्म। तो पहला हमारे पास जो ट्रांसपोर्ट चेन में है हमारे पास NADH होता है। NADH कहाँ होगा? ये हमें NADH जो अभी पीछे हमारा प्रोसेस हुआ है क्रैब साइकिल का, वहाँ से हमें ये NADH मिलेगा। NADH टू FMN MN एक प्रोटीन है और FMN कम्प्लीटली इसका नाम है। इसका नाम बनेगा फ्लेवोप्रोटीन मोनोन्यूक्लियोटाइड। ये कंप्लीट एक प्रोटीन है। तो इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव फ्रॉम फूड ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस एंड द क्रैब्स साइकिल। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो दरअसल जो ग्लाइकोलाइसिस का जो प्रोसेस हुआ था, हमारे पास फूड थी वो टूटी तो उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकले और वो क्रैब साइकिल में जो है वो उसका हिस्सा बने। तो उसके बाद दीज इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम NADH2 transfer the electrons to flavoprotein. Flavoprotein is the first molecule of the electron transport chain. The flavoprotein has prosthetic group called mononucleotide FMN. तो NADH अपना इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन की सीरीज़ है। तो इलेक्ट्रॉन आएगा कहाँ से? NADH अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा FMN को। FMN प्रोटीन, FMN फिर आगे जो है अपना जो इसके पास इलेक्ट्रॉन होगा वो FES प्रोटीन को देगी, आयरन सल्फर प्रोटीन को देगी और वो ऑक्सीडाइज हो जाएगी। ऑक्सीडाइज का मतलब ये होगा कि FMN जो प्रोटीन है वो उसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, लॉस हो चुका है। उसके बाद इसके अंदर एक और नाम है यूबिक्विनिन का। ये वाहिद इसके अंदर हिस्सा है इस चेन के अंदर जो कि प्रोटीन इन नेचर नहीं है। बाकी सब FMN है या FES है या आगे साइटोक्रोम आ रहे हैं, ये सारे प्रोटीन है, ये प्रोटीन नहीं है। तो यहाँ पर एक ATP सिंथेसाइज होगा जब FES से यूबिक्विनिन को ये ट्रांसफ़र हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। तो यूबिक्विनिन से आगे साइटोक्रोम्स की एक सीरीज़ चला करती है। बहुत सारे साइटोक्रोम्स हैं, ये लिखे हुए साइटोक्रोम B, C1, C, A3, ये सारे प्रोटीन इन नेचर हैं। तो इनके प्रोसेस से इनसे होकर गुजरेगी। यहाँ पर ये छोटा सा पाथवे दिया हुआ है कि NADH सबसे पहले जो है NADH सबसे पहले FMN प्रोटीन के पास इलेक्ट्रॉन दे देता है। फिर उसके बाद FES प्रोटीन है, फिर यूबिक्विनिन है जो कि नॉन प्रोटीन है। फिर आगे साइटोक्रोम का सिलसिला है, साइटोक्रोम B है और फिर FES, साइटोक्रोम C1, साइटोक्रोम C, साइटोक्रोम A, साइटोक्रोम A3, ये सारा एक प्रोसेस है। इस तमाम प्रोसेस से ये इलेक्ट्रॉन गुजरेगा। इलेक्ट्रॉन गुजरने के बाद नीचे ये आपको नज़र आ रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑक्सीजन के पास चला जाएगा और इसके साथ टू प्रोटॉन मिलेंगे, 2H लिखा हुआ है, तो यहाँ पर H2O बन जाएगा। एक अल्टरनेट यहाँ पर एक पाथवे भी है कि यूबिक्विनिन से जो है वो इलेक्ट्रॉन निकल जाता है और यहाँ बहुत कम मिकदार में एनर्जी पैदा होगी। तो ये सारी चीज़ें
इसको अगर हम विजुलाइज़ करें तो विजुलाइज़ करने के लिए ये हमारे पास वो जगह है जहाँ पर ये सारे के सारे जो NADH आपने पहले देखा कि वो FMN को ट्रांसफ़र हो रहा है। तो ये जो यहाँ पर ये 1 लिखा हुआ है, 3 और 4 लिखा हुआ है, ये सारी की सारी ये प्रोटीन हैं। ये साइटोक्रोम के एक कम्प्लेक्स हैं, प्रोटीन है और दरमियान में साइटोक्रोम का कम्प्लेक्स भी मौजूद है। तो NADH जो है यहाँ से देखें आप NAD में कन्वर्ट हो रहा है। इसका मतलब है कि इसके पास से हाइड्रोजन जो है वो रिमूव हो गई है। तो ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन जो है, 2 या कुछ इलेक्ट्रॉन वो पहले कंपोनेंट को दे देगा जहाँ पर 1 लिखा हुआ है, ये इसको दे देगा। इसको देने के बाद NADH फिर इलेक्ट्रॉन मूव करेगा आगे की तरफ, मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरीज लिखा हुआ है, फिर ये थर्ड पोर्शन में चला जाएगा, ये भी प्रोटीन ही नेचर है। फिर इस तरीके से ये आगे फोर्थ में चला जाएगा। उसके बाद ये फोर्थ पोर्शन से होने के बाद यानी कि ये फिर H2O बनाएगा। H2O कैसे बनाएगा कि ये जो पीछे प्रोसेस आपने देखा है, ये वाला जो प्रोसेस है ये साइटोक्रोम A3, तो इसके बाद ये ऑक्सीजन के पास आ जाए, ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो 2 प्रोटॉन मिल जाते हैं। तो यहाँ पर डायग्राम में अगर देखें तो ये वो प्रोसेस है, ये वो जगह है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन पहुँचे हैं। फोर्थ यहाँ पर ये प्रोटीन चैनल लगा हुआ है, तो यहाँ पर 2 प्रोटॉन इसको मिलेंगे और पानी बन जाएगा, वाटर बनेगा। एक अल्टरनेट पाथ भी है FADH2 का। FADH2 के पास भी हाइड्रोजन है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा और फिर ये इसी तरीके से यहाँ से मोबाइल इलेक्ट्रॉन और फिर थर्ड पोर्शन, थर्ड चैनल है, उसके बाद फिर मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरीज है, फिर फोर्थ, और इसके बाद इस तरीके से ये भी प्रोसेस बना लेगा। ये थोड़ा लो एनर्जी प्रोसेस है, लो एनर्जी प्रोसेस है ये। इस यहाँ पर ये डिटेल दी हुई है कि अनदर सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर द ट्रांसपोर्ट चेन इज FADH2 which is produced during Krebs cycle. FADH2 adds its electron to transport chain at a lower level energy level than that of NADH. NADH के अंदर ज़्यादा एनर्जी होती है, इसके अंदर थोड़ी कम होगी। Therefore the electron transport chain provide about 1/3 less energy than FADH2. तो FADH2 जो है वो थोड़ी सी जो है कम एनर्जी पैदा करेगा। तो ये छोटा सा एक ये प्रोसेस है दोस्तों। ये सारा जो प्रोसेस हो रहा है इसके नतीजे में ये होगा कि इलेक्ट्रॉन का ये जो एरो बना हुआ है, तो ये इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट है। तो इलेक्ट्रॉन जो है जब वो मूव होते हैं तो अपनी एनर्जी जो है, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की जो एनर्जी है, वो जो प्रोटॉन है H पॉजिटिव, ये ऊपर नज़र आ रहे हैं आपको H लिखे हुए, दरअसल ये अंदर से गए हैं, इनर मैट्रिक्स से गए हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो एनर्जी ये प्रोटॉन ले लेते हैं और ये इन चैनल से बाहर निकल जाते हैं, बाहर इकट्ठे हो जाते हैं। फिर यहाँ पर ये इकट्ठे होने के बाद राइट साइड पर ATP सिंथेसिस वाले पोर्शन पर आप देखें यहाँ पर मौजूद है। तो ये बाहर बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो जाएंगे तो ATP सिंथेसिस क्या करेगा, यहाँ से ये प्रोटॉन जो है वो अंदर आएंगे। तो ये प्रोटॉन जैसे कि हमने पहले फोटोफॉस्फोराइलेशन में हमने देखा था, बाहर से फिर ये प्रोटॉन अंदर की तरफ आएंगे तो ये ADP और फॉस्फेट को आपस में मिला देंगे। प्रोटॉन की एनर्जी ADP और फॉस्फेट को आपस में मिलाएगी, जिसकी वजह से ATP बन जाएगा और ये प्रोसेस कीमियोस्मोसिस कहलाता है। तो यहाँ पर ये एक इक्वेशन दी हुई है कि NADH है प्लस H पॉजिटिव, 3 ADP 3 फॉस्फेट, हाफ ऑक्सीजन है, NAD बनाएगा, वाटर बनाएगा और 3 ATP। इसको आपने बैलेंस्ड फॉर्म इसकी थोड़ी सी नहीं है यहाँ पर, लेकिन आप इसको थोड़ा सा समझेंगे कि सिर्फ NADH जो था वो NADH ने अपना प्रोटॉन दे दिया, अपना हाइड्रोजन दे दिया, जो ऐड हो गया वाटर के अंदर, वाटर के अंदर ऐड हो गया। यहाँ पर 3 ADP और 3 फॉस्फेट आपस में मिलेंगे और तो 3 ATP यहाँ पर बन जाएगा। तो इस तरीके से ये डेफिनेशन एक लिखी हुई है कीमियोस्मोसिस की। द कपलिंग रिएक्शन इन विच सिंथेसिस ऑफ ATP मॉलिक्यूल टेक्स ड्यूरिंग मूवमेंट ऑफ प्रोटॉन अक्रॉस H पॉजिटिव ग्रेडियंट इज कॉल्ड कीमियोस्मोसिस। यानी कि ATP का बनना प्रोटॉन की मूवमेंट की वजह से ये सारा प्रोसेस जो है वो कीमियोस्मोसिस कहलाता है। कीमियोस्मोसिस है ही वो प्रोसेस, पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ये जिसके अंदर ATP बना करती है। तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन मोटिव फोर्स
का बताया हुआ है। जैसे मैंने अभी बताया कि इलेक्ट्रॉन जब मूव करते हैं तो हाइड्रोजन जो प्रोटॉन है H पॉजिटिव, उनके अंदर इसकी एनर्जी सेव हो जाती है, वो पोटेंशियल एनर्जी बन जाती है H पॉजिटिव की, और जिसकी वजह से फिर वो अंदर से बाहर की तरफ मूव कर जाते हैं, और फिर बाहर से वो ATP सिंथेसिस के ज़रिए दोबारा अंदर की तरफ आ जाते हैं। तो यहाँ पर थर्ड पॉइंट लिखा हुआ है कि F1 पार्टिकल्स कंटेन ATP सिंथेसिस एंजाइम। ये ATP सिंथेसिस एंजाइम, ये जो आप देख रहे हैं ये वाली जगह, ये जो ATP सिंथेसिस है, ये दरअसल एक हमारे पास डायग्राम है माइटोकॉन्ड्रिया की। ये माइटोकॉन्ड्रिया की जो अंदर की तरफ जो फोल्डिंग है, इसको कहेंगे हम क्रिस्टी। क्रिस्टी इसको बोलते हैं। अंदर की तरफ ये थोड़ा सा जो उभार निकला हुआ है, इसके ऊपर छोटे छोटे से जो हैं वो दाने बने हुए हैं, इसको हम, इन दानों को हम कहेंगे F1 पार्टिकल। दरअसल ये सिंथेसिस जो है वो F1 पार्टिकल्स के अंदर ही मौजूद होता है। तो यही इसका ज़रिया है कि यहाँ से पहले हमने पढ़ा था कि ATP सिंथेसिस मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद है। वाकई ही मेम्ब्रेन के अंदर ये मौजूद है, लेकिन मेम्ब्रेन में F1 पार्टिकल जो इंयर साइड पर लगे हुए हैं, ये इसके अंदर होता है। तो बाहर से जो प्रोटॉन आएंगे वो ATP सिंथेसिस से होते हुए अंदर की तरफ आएंगे, तो ADP से ATP बन जाएगा। ये इसका एक मुकम्मल प्रोसेस।